दोस्तों जब मैं एक बिजनेस या एक स्टार्टअप की सोचता हूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कॉस्टिंग का कि शुरुआत किससे करूँ। एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लूँ, क्या वो अच्छी रहेगी? लेकिन थोड़ा सा अच्छा करने का मन करता है। जब अच्छा करने का मन करता है तो फिर मैं आ जाता हूँ ओपीसी पे, वन पर्सन कंपनी पे। ऑलमोस्ट दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनाते हैं, उनकी कंप्लायंस क्या क्या है, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, काफ़ी सारी इन टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मैंने डाल दिए हैं। आप इस वीडियो देखने के बाद उन सारी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं अपना फोकस रख रहा हूँ ओपीसी पे, यानी कि वन पर्सन कंपनी है क्या, कौन कौन उसे खोल सकता है, उसमें खर्चा कितना आता है, कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, पूरे साल चलाने में कितना खर्चा आएगा, बनाने में कितना खर्चा आएगा, और क्या ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए ओपीसी बनाना सही है या एक प्रोप्राइटरशिप से भी काम चल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सबसे पहला है कौन से बिजनेस हमारे लिए ओपीसी ठीक रहेगी। मैंने यहाँ कंपेरिजन बनाया है ओपीसी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, तो ज़्यादा फोकस मेरा आज ओपीसी पे रहेगा, ना कि प्राइवेट लिमिटेड पे। थोड़ा थोड़ा बीच में कंपेरिजन करते रहेंगे ताकि फ़र्क पता चल सके। बहुत ही स्मॉल लेवल पे कर रहे हो, इस छोटा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यार एक प्राइवेट लिमिटेड नाम मेरे को मिल जाए, बस थोड़ा सा अच्छा लगे, छोटा काम ही करूँगा, चलता रहेगा। एनबीएफसी का यानी कि फाइनेंस का काम आप ओपीसी में नहीं कर सकते हो, हालांकि इसमें कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के अंदर दो लोगों का काम है, बड़े लेवल पे काम करना है, एक्सपोर्ट का, बीपीओ का, तो प्राइवेट लिमिटेड चलती है। ओबीसी छोटा काम कौन बना सकता है और आपका कागज क्या क्या लगेगा। आपने डिसाइड कर लिया मेरे बिजनेस के लिए ओपीसी ठीक है, अब कौन बनाएगा और कागज क्या क्या लगेंगे। इसके अंदर जब हम ओपीसी बनाते हैं एक डायरेक्टर चाहिए होता है, एक मेंबर चाहिए होता है, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, और एक नॉमिनी चाहिए होता है। यानी कि शेयर होल्डर से काम चल जाएगा। मैं एक ओपीसी बनाना चाहता हूँ, मैं उसमें डायरेक्टर भी बन सकता हूँ, मैं उसमें मेंबर यानी कि शेयर होल्डर बन सकता हूँ, और एक नॉमिनी जरूर होगा शेयर होल्डर का। यानी कि अगर कंपनी को कुछ हो गया, शेयर होल्डर कुछ हो गया, तो उसका नॉमिनी कौन रहेगा। जैसे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रखा होता है, उसका कोई नॉमिनी होता है, प्रॉपर्टी में भी नॉमिनी होता है, ऐसे ओपीसी में भी एक नॉमिनी चाहिए। यानी कि एक ही आदमी ओपीसी बना सकता है, लेकिन नॉमिनी के लिए एक बंदा अलग से जरूर चाहिए होगा। तीनों आदमी, तीनों चीज़ें एक आदमी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, डायरेक्टर और मेंबर सेम हो सकते हैं। ये कंसेप्ट आया ही इसलिए था कि जो लोग प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हैं लेकिन उनका मन करता है कि एक अच्छा सा कंसेप्ट ले आऊँ, प्राइवेट लिमिटेड कंसेप्ट ले आऊँ मैं, दो जने नहीं है, एक जना मिलकर ओपीसी बना सकता है। एक नॉमिनी चाहिए, डेथ हो जाए, डिसेबिलिटी आ जाए, उस केस में शेयर होल्डर वो बन जाता है। इसकी मर्जी है, कंपनी चलाएगा ठीक है, नहीं चलाएगा तो फिर कंपनी बंद करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, जो नॉमिनी है उसका भी और जो डायरेक्टर बनेगा उसका, दोनों का एक ही डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं। इसमें दो नहीं बनते क्योंकि डायरेक्टर एक ही है, तो एक ही डिजिटल सिग्नेचर बनेंगे, एक ही आदमी के दिन बनेंगे। उसका पैन, आधार, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और फोटो, इन चीज़ों के डॉक्यूमेंट से आप इस कंपनी को ईजिली बना सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, नाम चेक कर लेना, सब कुछ सेम होने चाहिए। अब थोड़ा सा बता दूं, अगर आप कंपनी बनाओगे तो कंपनी का नाम कैसे आता है थोड़ा समझना जरूरी है। मान लीजिए मेरी एक्सपर्ट सी सचिन है और मैं चाहता हूं इस फर्म को मैं कंपनी में ट्रांसफर कर दूं ओपीसी में, तो मुझे इस तरह का नाम मिलेगा, एक्सपर्ट सी सचिन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। बहुत ध्यान देखिएगा, जब आपकी चेकबुक आएगी, आपकी वेबसाइट बनेगी, आपके पास सर्टिफिकेट आएगा, टैन नंबर आएगा, जीएसटी नंबर लेंगे, सारा इस नाम से बनेगा। वो थोड़ा नाम लंबा है और उसमें भी ओपीसी लिखा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्टिंग में खर्चा क्या आएगा, क्योंकि मुझे पैसा तो बचाना है। ज़्यादातर लोग देखता हूँ मैं ओपीसी में इसलिए जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार कंप्लायंस कम है, सस्ता खर्चा है, बना लेते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं पता किसी को भी, बस पैसे का पता है, और यहीं पे हम सबसे ज़्यादा मात खाते हैं। फिर भी बता देता हूँ दोस्तों, इसके अंदर में मेमोरेंडम मिलता है, आर्टिकल मिलता है, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आता है वो सेम कागज मिलते हैं। खर्चा जो है इसका 8,000 से 10,000 खर्चा आता है बनाने का शुरुआत में। एक ही मेंबर इसके अंदर 3 दिन के अंदर ये कंपनी बन जाती है। बहुत ईजी है बनाना इसको, क्योंकि एक ही डायरेक्टर है, फटाफट फॉर्म भरा, नाम अप्लाई करा और बन गया, और ईजिली बन जाता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों लिमिट ऑफ ओपीसी, यानी कि एक आदमी कितनी ओपीसी बना सकता है, या अगर मेरी एक ओपीसी है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ओपीसी के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। मैं डायरेक्टर बनना है कहीं और कंपनी में, प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही ओपीसी खोल सकता है। यानी कि अगर मैं ओपीसी बनाऊंगा तो मेरी एक ओपीसी एक ही रहेगी बस, इसके अलावा मैं 2 ओपीसी नहीं बना सकता। हाँ, मैं किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड है, एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर बन सकता हूँ, एक अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकता हूँ, एक मैं किसी भी एलएलपी के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर भी बन सकता हूँ।
रनिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही है। मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी बात की आती है कि इसे चलाने में कितना खर्चा आएगा। हाय तौबा हो जाती है, क्या प्राइवेट लिमिटेड खोल तो लिया है, कहीं मैंने अपने ओखली में सर तो दे दिया, कहीं उसे मेंटेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बताया तो एक बार, एक तो आपकी आईटीआर जाती है हर साल, बैलेंस शीट बनती है, पीएनएल बनते हैं, और आरओसी के अंदर रिटर्न जाती है, 2 फॉर्म जाते हैं, MGD 7A एंड AOC 4। अब 7A आ गया है, अभी जो भरोगे अगले साल से तो अब 7A भरना पड़ेगा। MGD 7 भी होता है, 7A होता है, अब 7A जाएगा जो छोटे कंपनियों के लिए होता है। मेरा मानना दोस्तों है, अगर एक कंपनी आपने OPC बना ली है, अगर आपने उसमें कुछ भी काम नहीं करा, बेसिक बहुत छोटा मोटा काम करा है, 25-30 लाख की सेल है आपकी, तो मैं कहता हूँ, मान के चलता हूँ साल का खर्चा उसका 15 से 20 हज़ार आता है। बाकी डिपेंड करता है कि कितने बिल हैं क्या है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट अगर आप एक OPC बनाने की सोच रहे हैं या बना लिया है तो साल का खर्चा CA का 15 से 20 हज़ार का है। फ़ायदा यह है कि इसमें कोई भी AGM नहीं करनी पड़ती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर AGM मैंडेटरी है, लेकिन OPC में कोई भी AGM मैंडेटरी नहीं है, तो थोड़ा सा कंप्लायंस कम हो जाती है। 5वां पॉइंट दोस्तों हमारा क्लियर है। 6वां पॉइंट दोस्तों हमारा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। शुरुआत में कितना पैसा लगेगा। क्या होता है, जब हम कंपनी बनाते हैं, अथराइज आती है, पेडअप आती है। OPC के अंदर मिनिमम अथराइज जो आपको 1 लाख रखनी पड़ती है, पेडअप कैपिटल कितनी भी रख सकते हो, 10,000 भी, 5,000 भी, 2,000 भी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितनी आप पेडअप कैपिटल रखोगे उतना पैसा आपको बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति ने OPC कंपनी खोली, अथराइज कैपिटल तो 1 लाख रखनी है, अगर पेडअप 1 लाख रखी तो उसको बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे 1 लाख रुपए परमानेंट रखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियली आपको 1 लाख रखना पड़ेगा, आप उसमें से खर्चा कर दीजिए, आपका बैंक अकाउंट जीरो भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनिशियली आपको 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। अब दोस्तों मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कि आपको 10,000 से तो करंट अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, तो कम से कम मैं ये कहूँगा अगर OPC बना रहे हैं तो 10,000 की पेडअप कैपिटल जरूर रखिए, 1,000, 2,000, 3,000 मत रखिए। अगर पॉसिबल है तो मैं कहूँगा कि अथराइज कैपिटल 1 लाख और पेडअप कैपिटल भी 1 लाख रखिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं जा रहे हो और OPC में जा रहे हो तो कम से कम इतना फर्क तो रखिए कि 1 लाख की पेडअप की कैपेसिटी है मेरे अंदर, मैं 1 लाख की कंपनी खोल सकता हूँ। ओनरशिप और डिसीजन। अब क्वेश्चन यहाँ आता है, OPC में डिसीजन कौन लेता है। जब मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाता हूँ तो प्रोप्राइटर में क्या है, मालिक भी मैं ही हूँ, डिसीजन भी मैं लूँगा, सब कुछ मैं लूँगा। जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रोप्राइटरशिप वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, उसमें बताया था। सेम यहाँ पे यही है OPC में, डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, मेंबर भी मैं ही हूँ, सब कुछ तो मैं ही हूँ, एक नॉमिनी अलग है। डायरेक्टर मैं बनूंगा, कंपनी में चलाऊंगा, सब कुछ मैं ही हूँ, तो डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। अब यहाँ फ़ायदा भी नुकसान भी है, कई बार डिसीजन गलत भी आते हैं, लेकिन पूरा पूरा मेरे हाथ में है। अगर मैं बनाऊंगा प्राइवेट लिमिटेड तो वहाँ 2 लोग होते हैं, 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अगर दोनों दोस्त मान लीजिए तो दोनों के डिसीजन डिपेंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, अकेला आदमी हूँ, जो मर्जी करूँगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि OPC के अंदर टैक्स का रेट क्या है, प्राइवेट लिमिटेड में टैक्स का रेट क्या है। इसके ऊपर दोस्तों अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि कंपनी में कितने तरह के टैक्स लगते हैं और वो टैक्स कैसे बचाते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो वो। फ्लैट 26% टैक्स है OPC में, प्राइवेट लिमिटेड भी सेम है। जितनी भी कंपनियाँ हों, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो OPC हो, चाहे वो हो लिमिटेड कंपनी, टैक्स रेट सबका सेम है 26%। डिपेंड करेगा फिर आपकी इनकम कितनी है, फिर सरचार्ज लग जाता है, आगे के जैसे इनकम बढ़ती रहती है, लेकिन बेसिक 26% है। यानी कि आपकी 1 करोड़ की सेल हुई, 50 लाख का आपका खर्चा हुआ, आपका प्रॉफिट आ गया 50 लाख। इस 50 लाख पे आपको 26% का टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी इनकम है। मान लीजिए अगर 1 लाख का मेरा प्रॉफिट बचा, बैलेंस शीट मैंने बनाई CA ने, 1 लाख का प्रॉफिट आया, तो आपको साल के अंदर 26,000 रुपये, 1 लाख का 26%, 26,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा कंपनी के अंदर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। GST के लिए दोस्तों क्या है, लिमिट वही है 20 लाख की और 40 लाख की। यानी कि अगर आप सर्विस में हैं तो 20 लाख है, गुड्स में है तो 40 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कंप्लायंस के अंदर GST में और इनकम टैक्स में ये इक्वल टू प्राइवेट लिमिटेड ही है कंपनी। अगला पॉइंट, नोवा इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। सबसे ज़्यादा फायदा OPC का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का यही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने डिसाइड करना ही, फायदा नुकसान तो क्या आपके लिए है। सारी इंफॉर्मेशन आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, सब A to Z ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति 100 रुपये दे के निकाल सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब कोई टेंडर अप्लाई करते हैं ट्रांसपेरेंसी रहती है, हेल्प मिलती है प्राइवेट कंपनी को, इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल रहेगी, कौन गया क्या आया, जो आपने बैलेंस शीट अपलोड करी, कितना प्रॉफिट हुआ हर साल का, कोई भी बंदा निकाल सकता है, हर चीज़ अवेलेबल होती है। 10वां पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन। OPC बना तो लिए मैंने, क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगी ये मेरा पता होना जरूरी है। यानी कि
ओपीसी बना किस ले रहा हूँ मैं भाई, प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या था, मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, यानी कि कोई भी बिजनेस मैंने अगर लोन लिया और मैं डिफॉल्टर हो गया तो बिजनेस असेट्स तो बिकेंगी, साथ में मेरी पर्सनल असेट्स भी बिक जाएंगी, क्योंकि मैंने प्रोप्राइटरशिप फर्म खोली है। अब अकेला आदमी ओपीसी बना सकता था, इसीलिए उन्होंने ओपीसी का कंसेप्ट लाया कि इसमें कम से कम लायबिलिटी जो है वो मेरी लिमिटेड रहेगी, मेरे शेयर पोर्शन में रहेगी। अगर मैंने 1 लाख की कैपिटल से खोली है तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख तक रहेगी, सब्जेक्ट टू आपने जानबूझकर फ्रॉड ना किया हो। ऐसा नहीं है कि लोन आया, डाइवर्ट कर दिया, खा गया, गलत कामों में लगा दिया, तो आपसे भी पर्सनल लायबिलिटी भी ली जाएगी। अदरवाइज आपकी लायबिलिटी इसमें लिमिटेड टू आपके शेयर तक है। इसीलिए प्रोप्राइटरशिप से कंसेप्ट जो है वो मेरा आया था ओपीसी में। एक तो दोस्तों आप किसी से लोन नहीं ले सकते, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी और ओपीसी में भी किसी भी बंदे से लोन लेना मुश्किल है। कोई भी पर्सनल खर्चा नहीं कर सकते, आपको सैलरी लोगे अकाउंट से। अब जो मैंने बोला आप लोन नहीं ले सकते, रिस्ट्रिक्शन फॉर लोन फ्रॉम एनी पर्सन। एक ही आदमी है, उसके पास एक ही शेयर है, वो किसी को शेयर क्या इशू करेगा? बैंक वाला भी इसको लोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा लोन? भाई किस बेस पे देगा? तो अकेला आदमी गारंटी भी दी सबको तेरा लोन नहीं मिलेगा। तो ये दिक्कत आती है ओपीसी के अंदर, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा ओपीसी बनाते वक्त। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस नॉट पॉसिबल, सबसे नेगेटिव पॉइंट जो ओपीसी का आता है। और मैं वीडियो का आखिरी में बताने वाला था, मैं यही बता देता हूँ, मैं कभी भी ओपीसी को प्रेफरेंस नहीं देता, कभी भी नहीं कहता। जितना मर्जी क्लाइंट बोलता रहे मेरा, मैं मना करता हूँ यार तो ओपीसी मत बनवा। जिद भी करता है तो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं बनाऊंगा तेरे ओपीसी, यार ये पाप मेरे से मत करवा, मुझे ओपीसी पसंद नहीं है। क्यों? इसमें कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाता। कोई दोस्त आया, उसने बोला तेरा कंसेप्ट बड़ा अच्छा है, 1 करोड़ रुपये लगा दूंगा मैं। तो लगाएगा कैसे जब उसे शेयर ही शुरू कर सकता? क्योंकि ओपीसी के अंदर 1% है। 1% का मतलब एक ही आदमी जिएगा, एक ही आदमी मरेगा, सब एक ही आदमी करेगा, दूसरा आदमी आ ही नहीं सकता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए या बैंक से लोन चाहिए तो आपको उसके लिए से कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड में, या शुरुआत से ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए। इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। टेंडर बहुत मुश्किल होते हैं। मुश्किल क्यों? ओपीसी है, ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत आती है। प्रोप्राइटरशिप तो है, प्रोप्राइटरशिप के अंदर बस लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, यहाँ मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई है, लिमिटेड। अब सब्जेक्ट टू मेरे शेयर तक जो पेड अप कैपिटल है, लेकिन है तो सब कुछ वही। मैं हूँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ, ओपीसी में 1% एक ही बंदा आदमी है, थोड़ा सा मुश्किल आता है टेंडर लेने में। इसमें लायबिलिटीज बता चुका हूँ मैं, लायबिलिटी लिमिट है इसके अंदर, जिसकी वजह से कंसेप्ट आया प्रोप्राइटरशिप से ओपीसी के अंदर। 13वां पॉइंट मेरा ये कंसेप्ट ही इसलिए आया था कि ओपीसी में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती और इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होती है आपकी। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि मैं ओपीसी में जाऊं या मेरे लिए प्रोप्राइटरशिप भी ठीक है। यार इसमें इतना मैंने झमेला करा लेकिन फ़ायदा नहीं है, ये तो बता दिया मैंने। कोई भी आपके ऑनलाइन चेक कर सकता है। फ़ायदे नुकसान बताया तो पहले, एक तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। दूसरा, कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकता है। जब चेक करता है दोस्तों तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है कि भैया बंदे का नाम ये है, इसका रजिस्टर ऑफिस ये है, इसकी ईमेल आईडी ये है, इसमें कौन कौन बंदा डायरेक्टर है, मेंबर कौन कौन है, सब दिख जाता है। तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो जाती है, बिजनेस करने में हेल्प मिलती है। और नाम तो लिखा आखिरी में प्राइवेट लिमिटेड, तो है तो बढ़िया ही। कंप्लायंस बड़ी कम है इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लिमिटेड। एलएलपी की कंपेयर में कंप्लायंस काफ़ी कम है। इसमें कोई एजीएम नहीं होती। आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी और एलएलपी के अंदर भी 2 साल बाद। अगर आपकी टर्नओवर लगातार 3 साल तक 2 करोड़ रही, इसमें टर्नओवर की लिमिट है 2 करोड़ तक ही आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है 2 करोड़ से ऊपर जा रही है तो आपको इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा। और पहले करना चाह रहे हैं तो 2 साल का वेट करना पड़ेगा, 2 साल बाद इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसमें आ नहीं रहा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 ही काफ़ी है। यानी कि इसमें क्वार्टरली जरूरी है और इसके अंदर हाफ ईयरली एक 90 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए इसके अंदर। डिसएडवांटेज, जब मैं फ़ायदे की बात कर रहा हूँ तो नुकसान भी मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं डिसीजन ले सकूँ। लोन की प्रॉब्लम तो आएगी, मैंने बता दिया मैंने, सेम ओनरशिप होती है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड में, उसके बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक लाला हूँ यहीं बैठूंगा, सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड का मुझे शौक है, तो ओपीसी बना लीजिए, अदरवाइज कभी मत बनाइए। फ्रेंड से रिलेटिव से भी पॉसिबल नहीं है, बता दिया मैंने, एक ही शोल्डर है पीछे की वीडियो में। तो जब मुझे पैसे नहीं मिलेगा, मैं एक्सपेंशन नहीं कर पाऊंगा और मेरा पर्पज ही डिफीट हो रहा है, तो मैं भैया ओपीसी बनाऊं क्यों? तो ध्यान रखिए इन चीज़ों के बेस पे भी आप ओपीसी कभी भी बनाए या ना बनाए, एडवांटेज का ले लीजिए। अब मैंने ओपीसी खोल लिया है,
मेरा बिजनेस समझ में आ गया, कंप्लायंस पता चल गई, कैसे खोलते खर्चा आ गया। ओपीसी खोलना तो आसान है, क्या बंद करना भी आसान है? बंद करना भी आसान है दोस्तों, उसमें भी खर्चा होता है। आपको पहले अपना जीएसटी सरेंडर करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट बंद करना पड़ेगा ओपीसी का, सारी एसेट बेचनी पड़ेगी, लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट क्लोज होगा। फिर आपको एक एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर सीए के साइन लगा के भेजनी पड़ेगी उसको बंद करने के लिए। 5-6 महीने में कंपनी बंद होकर आ जाती है ओपीसी। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो सब बातें खत्म। तो 16 पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया। अब कुछ पॉइंट ओपीसी के मैंने आपको लीगल बता दिए, कुछ पॉइंट मेरे अपने हैं जो मैं मानता हूं आपको ओपीसी में पता होना बहुत जरूरी है, जो मैं अपने क्लाइंटों को एडवाइस देता हूं। कई लोग कहते हैं कि सर पूरे साल कोई काम नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ, पड़ी रही, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बैलेंस शीट पड़ी हुई है, तो क्या करना चाहिए? देखो क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। बहुत लोग कंपनियां शुरुआत में शौक में बना लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ब्लेंडर करते हैं इन चीज़ों को लेके। दोस्तों ध्यान रखिए, कंपनी के केस में चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो ओपीसी कंपनी हो जिसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, चाहे वो मेरी हो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या मेरी लिमिटेड कंपनी, सभी के केस में ईयरली कंप्लायंस मैंडेटरी है। उसकी बैलेंस शीट बनती है, पीएनएल बनता है, शेड्यूल बनते हैं, आरओसी में रिटर्न जाती है, इनकम टैक्स में रिटर्न जाती है, मैंडेटरी है। चाहे आपने सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाया, उसके अलावा कोई काम ना कराओ, बहुत जरूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों एक हमारा सीए का लगता है यूडी नंबर। मेरे पास केस आते हैं कि सर मेरी ना 4 साल पहले बैलेंस शीट मैंने कंपनी बनवाई थी, उसके अंदर मैंने कोई काम नहीं करा, अब आप किसी कंप्लायंस करा दीजिए। कोई भी सीए इंडिया के अंदर जो मैंने आपको नाम बताया है ओपीसी का और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, बैक डेट में आपको काम करके नहीं दे सकता। एग्जाम्पल के लिए आपने कंपनी 2017 में बनवाई, मान लेता हूं मैं, आपने अप्रैल में 17 में बनवाई है ये। अब दोस्तों इसके हिसाब से इसका फाइनेंशियल आता है 2017-18। 2017-18 का मेरा जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो मुझे इस कंपनी का काम सितंबर से पहले खत्म करना है, सितंबर 18 से पहले। ये मेरी लास्ट डेट है 30 सितंबर, क्योंकि मुझे एजीएम दिखानी है। तो इस महीने सितंबर के अंदर, सितंबर जो 18 है, इसके अंदर मुझे इसकी कंप्लायंस को करना पड़ेगा, यानी कि सीए साइन करेगा बैलेंस शीट को और यूडी नंबर निकालेगा। और हमारे पास यूडी निकालने के लिए सिर्फ 15 दिन का पहले टाइम था, अब 60 दिन का हो गया है। तो इसका मतलब बैक डेट में बैलेंस शीट साइन नहीं हो सकती। अगर ये साइन बैलेंस शीट नहीं हुई सितंबर 18 में और मेरे पास कोई आज व्यक्ति आया तो मैं उसकी बैलेंस शीट साइन नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई इंडिया का आदमी साइन नहीं कर सकता, सीए साइन कर सकता है सिर्फ। तो ये इसकी बैलेंस शीट अब बेकार हो गई है, कुछ नहीं हो सकता, वो डिफॉल्टर हो गया है, उसका दिन भी सस्पेंड हो जाएगा, उस पर पेनल्टी भी लगेगी, प्रोसिक्यूशन का नोटिस भी आ सकता है, और वो किसी कंपनी में डायरेक्टर कभी बन भी नहीं सकता, मतलब 5 साल का टाइम है उसका। तो ध्यान रखना है, जब कभी भी आप कंपनियां बनवाएं, पर्पज यही है, उसकी हर साल कंप्लायंस जरूर करें, चाहे काम हो या ना हो। कोई बैक डेट में काम नहीं होगा, बता चुका हूं। अगर आपने बंद करानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने बंद करानी है तो भी आपको एक कंप्लायंस करानी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं भैया मैं तो काम भी नहीं कर रहा, बंद करा दूंगा यार जब जरूरत पड़ेगी, तो अभी पड़ी रहने दे। बंद कराने के लिए भी कंप्लायंस कराना जरूरी है। तो कंपनी किसी ने भी खुलवा ली है, खुलवाने की सोच रहा है या खुलवा चुका है, तो ईयरली कंप्लायंस जरूर करिए। और उसके टाइम है सितंबर का महीना, जिस फाइनेंशियल ईयर का है उसके अगले 6 महीने के अंदर सारी कंप्लायंस करनी पड़ती है। बैक डेट के अंदर कोई काम नहीं हो पाएगा। एक चीज और दोस्तों बड़ी अच्छी, ओपीसी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, जो ऑनलाइन पोर्टल हैं, जो 7,000-8,000 में बना देते हैं, बहुत बड़ा ब्लेंडर करते हैं, कुछ नहीं पता आपको फॉर्म भेज देते हैं। मैं कई लोग मेरे पास आए परेशान होके कि सर देखिए फॉर्म भरने के लिए आया है, वो आपसे ऑब्जेक्ट पूछते हैं, कंपनियों के नाम पूछते हैं। अरे भैया आपको क्या पता, आपको चाहिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो आपको नाम को सजेशन कर सके, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट बता सके और आप डिसीजन ले सकें कि भैया मेरे लिए कंपनी सही है या नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं कि जब आप कंपनी बनवाएं ओपीसी तो नामों का चयन बहुत ध्यान से किया जाता है। ऑब्जेक्ट क्लोज मैं आज जो कर रहा हूँ मुझे भविष्य में भी करने हैं। मैं जब कंपनी बनाता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ लोगों से इन चीज़ों को लेकर। तो मैं इसलिए कहता हूँ कभी भी आप कंपनी ऑनलाइन में बनाएं, किसी सीए के पास जाके उससे डिस्कस करें। पैसे ज़्यादा जरूर लगते हैं, ऑनलाइन क्या है, सर्च मारा 7,000 रुपये पूरे ले लेते हैं वो। 7,000 पूरे लेने के बाद आप उनके चक्कर काटते हो, डीजे सिग्नेचर भी उसके पास हैं, आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से काम वो करेगा, कौन कौन से काम बाद में होंगे। क्यों? क्योंकि 7,000 में जितना पैसा लेगा उतना ही काम वो आपको करके देंगे। इसमें दोस्तों मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर आप चाहते हैं ओपीसी कंपनी या प्राइवेट भी बनवाना, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर है। मैं आपसे डिस्कस करके कि आपके लिए सुटेबल क्या रहेगा, आपके लिए एक प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी बना सकते हैं।
अब क्वेश्चन आता है दोस्तों मेरे लिए, मैं क्या आपको डिसीजन देता हूँ, एक प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी में। सारे पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए हैं, फिर भी मेरा डिसीजन यही है, अगर आप ओपीसी को अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा अपना बढ़ा सकते हैं, तो हमेशा प्राइवेट लिमिटेड के लिए जाइए। अगर आप कुंवारे हैं, शादीशुदा नहीं है, तो मम्मी पापा को बना लीजिए शोल्डर पार्टनर, 2 लोग चाहिए प्राइवेट लिमिट में। अगर कुंवारे नहीं है, शादीशुदा हैं, तो वाइफ को तो बनाना ही पड़ेगा, वो तो आपकी अर्धांगिनी है ही, तो 50% शेयर देके उसको भी आप शेयर होल्डर बना के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जाइए, ओपीसी के लिए मत जाइए। फिर भी अगर शौक है कि प्राइवेट लिमिटेड चाहिए तो ओपीसी बनवाइए, ओपीसी में कोई बुराई नहीं लगती मेरे को भी, ठीक है, अगर मन है ओपीसी बनवाइए, लेकिन कंपनी की कंप्लायंस हर साल जरूर कराइएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ओपीसी को लेके जो भी कंफ्यूजन या क्वेरी होगी आज की वीडियो में सारी सोल्व हो गई होंगी। अगर वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को लाइक करके साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई क्वेरी है वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। किसी टॉपिक पे चाहते मैं वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा। साथ में दोस्तों प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉलेज ऑल के नाम से 4 वीडियो मैंने अपलोड करी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उससे काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को ओपीसी बनाने में, डिसीजन लेने में जरूर हेल्प मिले। और मेरा नंबर, ईमेल आईडी है, आप चाहते हैं ओपीसी में मैं आपकी कोई हेल्प करूं या प्राइवेट में, आप मुझे कॉल करके उसमें भी मेरी मदद ले सकते हैं। जल्द मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।